हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में देखिए, सबसे पहले जॉन डाल्टन आए थे, जिन्होंने पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को, सबसे छोटे कण को अविभाज्य कण बोला और एटम नाम दिया। एटम यानी टॉम नॉट कट, ये धारणा दी थी डाल्टन ने करीबन 1808 में, 18वीं शताब्दी में करीबन स्टार्टिंग में उन्होंने जॉन डाल्टन ने ये धारणा दी। उसके बाद आए जे थॉमसन, जिन्होंने कि इलेक्ट्रॉन की खोज की करीबन 1898 में, और उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, उसमें अपरमाणु कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। परमाणु को उन्होंने न्यूट्रल बताया और कहा कि जितना पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी के बीच में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धसे हुए हैं, जैसे कि वाटरमेलन है या प्लम पुडिंग मॉडल है ना। तो जैसे वाटरमेलन में जैसे रेड पोर्शन जो होता है उसे उन्होंने पॉजिटिव माना और उसके अंदर पाए जाने वाले ब्लैक सीड्स को उन्होंने नेगेटिव माना, इलेक्ट्रॉन्स माना, और ये धसे हुए हैं। उनका मानना था कि एटम का जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरीके से बराबर बराबर है सब जगह इसका मास, है ना, कोई लड्डू के जैसे, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धसे हुए हैं। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी चारों ओर फैला हुआ है। तो ये चीज़ इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रह गया था जब एक्सपेरिमेंट हुआ था आगे। तो ये चीज़ उनका ड्रॉबैक रह गया था कि थॉमसन का, जब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर केंद्र में समा जाता है और न्यूक्लियस की खोज हुई। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद गोल्डस्टीन थे, तो गोल्डस्टीन करीबन 1919 में उन्होंने प्रोटॉन की खोज की, और जेम्स चैडविक है, उन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। करीबन थॉमसन के 1898 और गोल्डस्टीन के 1919 के बीच में, करीबन 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो अपने दो स्टूडेंट्स के साथ मिलके किया। दो स्टूडेंट्स कौन कौन थे? एक तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, उनके साथ उनके दो स्टूडेंट्स थे हैंस गेगर और अर्नेस्ट मार्सडन। इन दोनों के साथ उन मिलके रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, या फिर रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा रेज का यूज हुआ था। अल्फा रेज क्या होती है? अल्फा रेज होती है हीलियम+2। जब हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की उस टाइम खोज नहीं हुई थी, है ना, न्यूट्रॉन की खोज उस समय नहीं हुई थी, तो हम मान के चलें कि जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए, जब हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए, तो उसके पास बचते हैं 2 प्रोटॉन्स, हीलियम+2 है, और इसका जो मास होता है 4 AMU होता है ना। इसका जो मास है वो 4 AMU मास वाला जो होता है, बहुत ही तीव्र गति से भेदन क्षमता वाली, जो ऊर्जा वाली ये रेज होती है ना। इन रेज को एक सोर्स द्वारा, एक लेड ब्लॉक के अंदर इस सोर्स ऑफ अल्फा रेज को रखा। इस सोर्स से अल्फा रेज निकलती है और लेड प्लेट में एक छोटे से छिद्र के द्वारा, एक बिल्कुल बारीक सा छिद्र है ना, आप देख पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसको कि एक सोर्स द्वारा ये अल्फा रेज एक लेड प्लेट के बीच में से होती हुई स्वर्ण पन्नी गोल्ड फॉइल पर जाकर टकराती है। ये गोल्ड फॉइल जो है इतनी पतली है, ये देखिए 100 नैनोमीटर्स पतली सी गोल्ड फॉइल के ऊपर ये टकराती है। और ये जो है, ये गोल्ड फॉइल के चारों ओर जो है ये लगा है, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी है जिसपे कि जिंक सल्फाइड का लेपन हो रखा है। इस जिंक सल्फाइड का लेपन हो रखा है, इससे ये जो रेज जो टकराएगी वो आगे जाकर फ्लैश मारेगी, है ना। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? फ्लैश मारती है, तो आगे जाके ये फ्लैश उत्पन्न करेगी। तो ये जहां कहीं से भी रेज टकराएगी आगे जाकर फोटोग्राफिक प्लेट पर, वहां फ्लैश होगा। तो उन्होंने नोटिस किया कि जब उन्होंने अल्फा रेज को स्वर्ण पन्नी पर, गोल्ड फॉइल पर बौछार की अल्फा रेज की, तो 99% जो रेज थी वो सीधे सीधे निकल गई, बिना मुड़े सीधे सीधे निकल गई।
सीधे सीधे क्यों निकल जा रही है? क्योंकि उन्होंने मान के चलिए कि कोई अगर एटम है, एटम में से अगर कोई रेज सीधे सीधे निकल रही है तो क्या वहां पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, या तो वो एटम में बहुत सारा भाग जो है वो रिक्त है, इसलिए वो सीधे सीधे निकल रही है। और कुछ रेज थी वो स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल के साथ डेविएशन शो करती है। तो कुछ जो थी रेज वो स्मॉल एंगल के साथ में डेविएशन शो करती है। अब स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल के साथ अगर कोई चीज़ डेविएशन शो करती है, इसका मतलब ये है क्योंकि ये जो रेज है ये खुद पॉजिटिव है, और अगर आगे जाकर अगर ये किसी से विचलित हो रही है, डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तभी ये आगे जाकर विचलित हो रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि 99% जो थी रेज वो बिल्कुल सीधे सीधे निकल गई, जबकि कुछ जो रेज थी वो स्मॉल एंगल के साथ में डेविएशन कर रही थी। और जबकि 20,000 में से 20,000 बार उन्होंने जब रेज डाली तो एक रे ऐसी थी जो वापस 180 डिग्री से टकराकर पुनः उन्हीं के पास लौट आई। जैसे कि कोई बारूद का गोला किसी तोप से छोड़ा गया हो और वापस वो तोप की तरफ ही वापस आ रहा हो, तो ऐसा लगा कि ये रेस जो है वापस 180 से टकराकर हमारे पास ही आ रही है। ये थी करीबन 20,000 में से एक रेस ऐसी थी जो वापस टकरा के आ रही थी। तो उन्होंने कहा, रदरफोर्ड सर ने कहा कि अरे थॉमसन सर, ये बात तो गलत साबित हो रही है कि करीबन हमने 20,000 रेस डाली, तब कहीं जाकर एक रेस थी वो टकराकर वापस आई है। इसका मतलब न्यूक्लियस, इसका मतलब जो पॉजिटिव जो है वो कहीं ना कहीं है, पर बिल्कुल छोटे से अमाउंट में है, पूरी जगह रिक्त है परमाणु में। और न्यूक्लियस जो है, इस तरीके से न्यूक्लियस की खोज हुई। उन्होंने क्या पॉइंट दिए कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे कि उन्होंने नाभिक कहा। उस नाभिक से टकराकर ये रेस वापस आ रही थी। इस तरीके से नाभिक की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई। और जिसकी साइज क्या बताई उन्होंने, जिसकी साइज बताई कि ये जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 मीटर है। अगर साइज बता रहे हैं यहाँ एटम की साइज है 10⁻⁻10 मीटर्स और न्यूक्लियस की साइज जो है 10⁻⁻15 मीटर है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो एटम से 10⁵ गुना छोटा है। न्यूक्लियस जो है वो एटम से 10⁵ गुना छोटा है। तो नाभिक के चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से वृत्ताकार चक्कर काटते हैं, जिन्हें की ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कैसे कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं, उसी तरीके से इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपनी दूरी पर भी चक्कर काट रहे हैं और उस न्यूक्लियस के चारों ओर भी चक्कर काट रहे हैं। समझ सकते हैं आप, है ना? इन्हें ऑर्बिट कहा। तो इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक आकर्षण बल होता है, जिसे स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। ये जो आकर्षण बल है इस न्यूक्लियस, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है ये है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये पॉइंट्स दिए थे रदरफोर्ड सर ने। तो उन्होंने इस मॉडल को कैसा बताया, ये देखिए, इस फोटो में देखिए कि एक पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। उस समय प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने बस एक पॉजिटिव बोला कि कहीं ना कहीं केंद्रक है, एक केंद्रक में जहां पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि जो सारी जो रेस थी वो सीधे सीधे निकल गई थी। कहीं से टकराकर जो वापस आ रही थी वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जो है वो न्यूक्लियस कहलाया। इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ये वृत्ताकार प्रत में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में इसके ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब इसके ड्रॉबैक, जब हम बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर जब प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं तो क्या वो प्लैनेट्स चार्ज होते हैं? क्या वो सूर्य भी चार्ज होता है? वो चार्ज बॉडीज नहीं है, ना तो प्लैनेट्स चार्ज बॉडीज है, ना ही सूर्य चार्ज बॉडीज है। चार्ज बॉडीज के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य है, जो सन और प्लैनेट के बीच में कोई चार्ज बॉडीज नहीं है। इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कैसा होता है कि देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो G × m1 × m2/r²। यहाँ पे G क्या है? G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, G कैपिटल G = ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 और m2 क्या है? मासेस ऑफ द बॉडीज है, m1 m2। और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस किसमें? सूर्य में और ग्रहों में, इनके बीच में जो दूरी है,
प्लैनेट्स और सन के बीच की जो दूरी है वो है r, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मासेस के, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये मासेस के प्रोपोर्शनल होता है और इरप्रोपोर्शनल होता है इसकी डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। जो इनके बीच की जो दूरी है r के इरप्रोपोर्शनल है और इसके मासेस के प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से ये कोई चार्ज बॉडीज नहीं होती हैं, इस वजह से इनमें कोई तरीके का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ये केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है कूलम्बिक फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स क्या बताता है कि कूलम्बिक फोर्स के अनुसार K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q1 इंटू Q2 है चार्जेस और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये देखिए Q1 और Q2 क्या है, चार्जेस है, किसके बीच का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच का, है ना। पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बीच के जो चार्जेस हैं ये Q1 Q2 उसकी बात हो रही है। और R क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, किसके बीच का, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आ रही है R। तो इस तरीके से ये कूलम्बिक फोर्स है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब आती है वो बताती है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताती है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये क्या करते हैं तथा तो एनर्जी का लॉस नहीं करते। जो प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ये एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई चार्ज बॉडीज नहीं है। अगर कोई चार्ज बॉडीज, सपोज हम बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जब चक्कर काट रहे हैं, तब क्योंकि ये चार्ज बॉडीज है, चार्ज बॉडीज अगर लगातार चक्कर काटती है तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करती है। किस रूप में, रेडिएशंस के रूप में। रेडिएशंस एमिट होती है, रेडिएशंस निकलती है और इस तरीके से अगर इनकी एनर्जी लॉस होगी तो फाइनली कंडीशन क्या होगी, अगर किसी की एनर्जी लॉस होती रही, हमारी भी अगर एनर्जी लॉस हो जाती है तो हम कहीं गिर पड़ जाते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि अगर इसकी इलेक्ट्रॉन्स की अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो फाइनली जाकर ये न्यूक्लियस के अंदर ही समा जाएगा। इसके न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन फाइनली लास्ट में जाकर न्यूक्लियस के अंदर ही समा जाएगा। और इस तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा तो क्या एटम पॉसिबल है, एटम का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? कोई एटम पॉसिबल ही नहीं होगा, जबकि एटम तो पॉसिबल है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक था कि क्योंकि हम जब बात करते हैं ग्रहों की और सूर्य की तो उनके बीच में ये रूल नहीं लगता, क्योंकि वो कोई चार्ज बॉडीज नहीं है। ना तो इस पृथ्वी पर कोई चार्ज है, ना ही कोई सूर्य पर चार्ज है। हमारी जो पृथ्वी जो है चारों ओर, सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है, तो कोई चार्ज बॉडीज नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज बॉडीज है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, सब वैज्ञानिकों का यह प्रश्न था कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फाइनली जाकर इस न्यूक्लियस के अंदर ही समा जाए, ऐसा क्यों नहीं होता। और दूसरी बात उन्होंने देखिए ये बताई गई है यहाँ पर कि पहला क्या है, चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स में से रेडिएशंस निकलती है, ये बात की जा रही है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात की जा रही है कि चार्ज पार्टिकल्स अगर लगातार घूमेगा तो उसमें से क्या निकलेगी, रेडिएशंस निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और ये जो रेडिएशंस है, इतनी एनर्जी अगर निकलने लगी तो 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर, कितना छोटा समय है ये, 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और 10⁸ सेकेंड के अंदर ही एटम नष्ट हो जाएगा। समझ सकते हैं इस बात को। तो ऐसा तो नहीं होता, तो ये आपका मॉडल कहाँ तक सही है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि अत्यधिक घनत्व वाला जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाभिक जो है, जो न्यूक्लियस की जो खोज की उन्होंने बताया कि ये अत्यधिक घनत्व वाला है और इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा पावर है, इसके सारा मास एक साथ इकट्ठा है। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, दूर दूर है, लेकिन जब पॉजिटिव जो है वो पूरा के पूरा एटम का पॉजिटिव एक साथ इकट्ठा होके बैठा है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित क्यों नहीं कर लेते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित हो जाएंगे तो ये एटम तो ऐसे ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा भी नहीं होता है। तो ये आपकी धारणा कब तक सही है। एक बात उन्होंने बताई कि अगर ये जो रेडिएशंस के रूप में इलेक्ट्रॉन्स अगर चक्कर काट रहा है, अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है, और ये जो एनर्जी है रेडिएशंस के रूप में निकल रही है, अगर इस रेडिएशन को एक स्पेक्ट्रम में लिया जाए, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका जो स्पेक्ट्रम बनाया जाए, तो इसका स्पेक्ट्रम कैसा बनना चाहिए, क्योंकि इसकी तो लगातार एनर्जी, ये लगातार घूम रहा है,
लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, कहीं पे भी रुक नहीं रहा है, तो अगर ये लगातार घूम रहा है तो इसका जो स्पेक्ट्रम है कैसा बनना चाहिए? बिल्कुल सतत कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। इसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए, जबकि ये सतत कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ना बन के बैंड फॉर्म में स्पेक्ट्रम बनता है। इस तरीके से इसके बैंड्स फॉर्म में आते हैं स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम को भी वो समझा नहीं पाए कि इस स्पेक्ट्रम के बनने का क्या अर्थ है। तो ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो आज हमने ये टॉपिक कवर किया है। मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 5 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।